हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम पप्पू सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सानिया बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0 के चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लेकर आए चैप्टर 6 इन्वायरमेंटल इशू, चैप्टर 16 इन्वायरमेंटल इशू यानी कि पर्यावरणीय मुद्दे से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन हम आज लेकर के आए। तो सभी को ध्यान से देखना है और ये आपका काफ़ी गोल्डन पीरियड का सेशन है। तो आज हम लेकर के आए हैं कि वायु प्रदूषण से संबंधित घटनाएं यानी कि फेनोमिनोन रिलेटेड टू एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण से संबंधित घटनाएं। तो कहते हैं कि वायु प्रदूषण से संबंधित बहुत सारे घटनाएं। सबसे पहला देखेंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी देखेंगे, भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, ओके। भोपाल गैस त्रासदी। तो कहते हैं कि ये क्या होता है। तो यह एक वायु प्रदूषण से संबंधित एक घटना है जो भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में एक्सीडेंटल लीकेज, जो भोपाल जो यह एक वायु प्रदूषण से संबंधित, यह एक वायु प्रदूषण से संबंधित एक घटना है जो भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुआ था। तो क्वेश्चन एक यहाँ याद रखना है कि कौन सी फैक्ट्री थी, तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से आता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी किससे रिलेटेड, कौन सी घटना है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, तो बोलिएगा वायु प्रदूषण से। कहते हैं कि वायु प्रदूषण संबंधित एक घटना है जो भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुआ था। भोपाल कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश यानी एमपी में, तो याद रखिएगा। तो भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुआ था। अब कहते हैं कि ये कब हुआ था, टाइम पूछा जाता है आपसे। टाइम जब पूछा जाता है तो बोलिएगा 12 बजे रात्रि, यानी जिसको कहते हैं हम लोग मिड नाइट। क्या बोलते हैं इसको? मिड नाइट बोलते हैं। ओके। अब नेक्स्ट क्या है, ये पूछा जाता है किस ईयर में, तो कहिएगा कि 3 दिसंबर 1984। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार हम लगाएंगे, इस पर भी स्टार लगाएंगे, क्योंकि टाइम आपका 12 बजे रात्रि है। और यहाँ पर जो है साल कौन सा, वर्ष कौन सा है, तो 3 दिसंबर है, यानी कि तीसरा यानी मंथ है दिसंबर, और तीसरा 1984। 2008 में ये क्वेश्चंस आया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया था भोपाल गैस त्रासदी के बारे में। ठीक है, ओके। अब कहते हैं कि कौन एक्सीडेंटल लीकेज हुआ था, एक्सीडेंटल लीकेज गैस, यानी अचानक 12 बजे रात्रि में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में अचानक एक्सीडेंटल लीकेज किस गैस का हुआ था, तो MIC, जिसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए ठीक है, क्लियर है। तो एक्सीडेंटल लीकेज हुआ था MIC, यानी जिसको कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पर हम स्टार लगाएंगे कि पूछा जाएगा कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो है 12 बजे रात्रि में, यानी 3 दिसंबर को 1984 में किस गैस का लीकेज हुआ था। एक्सीडेंटल बने अचानक, जानबूझ करके अचानक। वो कौन सा गैस था? MIC। कहते MIC के साथ फॉस्जिन भी थे। क्या थे? फॉस्जिन। लेकिन फॉस्जिन का नाम
कहीं कहीं नहीं आता है, लेकिन आपको याद रखना है कि जब पूछा जाए तो इसके साथ क्या था, एक और गैस, तो फॉस्फेट। ये दोनों जहरीली गैस है, ये दोनों ही टॉक्सिक टॉक्सिक गैस है, यानी कि जहरीली गैस है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट अभी इससे रिलेटेड ही हम देखेंगे। दूसरा है आपके पास जो आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग कहते हैं कि इसी से अभी भोपाल के स्ट्रेटजी देखेंगे। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि भोपाल के स्ट्रेटजी में सारी चीज आपको बता दिया गया है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड था जो लीकेज हुआ था, एक्सीडेंटल लीकेज हुआ था। कब हुआ था, तो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। दूसरी बात ये कि मिथाइल आइसोसाइनाइड के साथ क्या था, तो आपका क्या उसको बोलते हैं, फॉस्जिल था। अब कहते हैं कि इसमें ये किस प्रदूषण संबंधित घटना है, वायु प्रदूषण संबंधित घटना है। कहाँ पर घटा था, भोपाल में। कौन सी फैक्ट्री थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, याद रखिएगा। अब कहते हैं कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री क्या बनाती थी, परीक्षा में ये पूछा जाता है कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री क्या बना रही थी, तो सेविन बना रही थी, सेविन। यानी कि इस पर हम लोग 5 स्टार लगाएंगे, बहुत इतना खतरनाक क्वेश्चन है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री क्या बनाती थी, सेविन। सेविन क्या है, तो एक इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स यानी एक कीटनाशी, एक कीटनाशी है, तो कीटनाशी को ही ये बनाती थी। अब कहते हैं कि MiC और H2O ये दोनों मिलने के बाद ये क्या हुआ, लीकेज का कारण बना। क्या बना, लीकेज का कारण, याद रखिएगा। तो कहा जाता है कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री सेविन बनाती थी। सेविन एक इंसेक्टिसाइड से। बहुत सारे क्वेश्चंस में यूरिया लिखा जाता है, बहुत सारे किताब में यूरिया दे दिया गया है कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री क्या बनाती है, यूरिया, लेकिन ये गलत है। आपको याद रखना है कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जब भी बनाती है तो सेविन बनाती है ना। सेविन, सेविन क्या है, एक इंसेक्टिसाइड से। ओके, चलिए तो दूसरा घटना है एसिड रेन, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा, देखिएगा अम्ल वर्षा के बारे में। दूसरा घटना है जिसको कहते हैं एसिड रेन, यानी कि अम्ल वर्षा क्या होती है। कहते हैं कि अम्ल वर्षा क्या है अम्ल वर्षा क्या है, तो हम ये लिखेंगे कि SO2 एवं NO2, SO2 NO2 जल के साथ संयोग करके H2SO4 एवं HNO3 अम्ल बनाता है जो वर्षा के साथ पृथ्वी पर आता है, उसे अम्ल वर्षा कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। क्लियर है। तो यानी अम्ल वर्षा क्या है, तो आपका जो SO2 है और NO2 है, ये जल के साथ संयोग करता है तो एसिड बनाता है, उसका नाम है HNO3 और नाम है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होता है। ये दोनों क्या करता है, वर्षा के साथ, यानी जब बारिश होती है तो उसके साथ ये पृथ्वी पर आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। अब रहते हैं कि ये कैसे बनाता है, इसको सबसे बड़ा सवाल ये पूछता है। कहता है कि SO2 और ये NO2 ये दोनों क्या होता है, पाया जाता है स्मोक के फॉर्म में, स्मोक के रूप में पाया जाता है। परीक्षा भी आएगा, इस पर स्टार हम लगा देते हैं, बढ़िया क्वेश्चन। पूछेगा कि एसिड रेन के समय SO2 और NO2 किस रूप में रहता है, स्मोक के रूप में, ठीक है। अब कहते हैं कि ये HNO3 और ये H2SO4 कौन से जल से बनाता है, तो कहते हैं वाटर वेपर से। वाटर वेपर में क्या होते हैं, H2O, तो वाटर वेपर से यानी कि बनता है, वाटर वेपर से क्या करता है, बनता है। यहां पर भी एक क्वेश्चन हम लगाएंगे स्टार।
कहते हैं कि SO2 और NO2 जो होता है स्मोक के रूप में पाया जाता है, धुआं के रूप में पाया जाता है, जो फैक्ट्री से निकलता है, तेल शोधक कारखाना से निकलता है, फैक्ट्री से निकलता है, इंडस्ट्री से निकलता है। और ये क्या करता है, SO2 और NO2 क्या करता है, वाटर वेपर, रात में जो देखिएगा, रात में जो वेपर होता है, वायुमंडलीय वेपर, इसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक वेपर, एटीएम वेपर, यानी कि एटीएम वाटर वेपर, यानी वायुमंडल का जो वाष्प होता है उसमें जल की मात्रा होती है, यानी एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, जो जल की मात्रा होती है थोड़ा बहुत, उसी जल से रिएक्ट कर जाता है SO2 और NO2, अब बनाता है HNO3 और H2SO4 बनाता है। अब कहते हैं H2SO4 और NO3 जब बनता है तो ये हमारा क्या हो गया, नाइट्रिक एसिड, ये क्या हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, और ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, यानी सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। अब ये दोनों एसिड क्या करेगा, जब बारिश होगा वायुमंडल में, तो एटमॉस्फेयर में ये तो है ही, टहल रहा है, लेकिन जब बारिश होती है तो नीचे धड़ाम से गिरता है अर्थ पर, तो अर्थ पर जब गिरता है तो वहाँ का जो मृदा होती है, और मृदा पर गिरा तो मृदा की अम्लता बढ़ जाएगी, सॉइल का एसिडिटी बढ़ जाएगा। अगर वाटर में गिरा, चाहे कि तालाब है, नदी है, पोखर, तो वहाँ पर एसिडिटी उसकी बढ़ जाएगी। और यदि ये क्या करता है कि हेरिटेज मोनूमेंट, जिसको बोलते हैं हेरिटेज, यानी ऐतिहासिक जो ऐतिहासिक जो बिल्डिंग होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, ये रेड फोर्ट हो गया, लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, जिसको कहते हैं हम लोग स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो न्यूयॉर्क में है, इन सभी के कलर क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो उसको नाम दिया जाता है स्टोन लेप्रोसी, या उसी को साइंटिस्ट कहते हैं स्टोन कैंसर। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीज हम देखेंगे। तो ये कैसे क्या बन रहा है ये आपको बता दिया गया। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि SO2 और NO2 किस रूप में होते हैं, स्मोक के रूप में। अब पूछा जाएगा कि HNO3 और H2SO4 कब बनता है, किससे बनता है, बारिश के पानी से बनता है, नहीं, ये जब भी बनेगा वायुमंडलीय वाष्प से बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, बारिश के पानी से नहीं, वायुमंडलीय वाष्प से बनता है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखना है इसका pH वैल्यू कितना होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ PYQ है कि ये pH वैल्यू इसका कितना होता है, pH मान। ये तो एसिडिक नेचर के होते हैं। कहते हैं कि इसका जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज ऑफ H2SO4 एंड HNO3, कहते हैं HNO3 और H2SO4 का परसेंटेज क्या है। कहते हैं कि ये H2SO4 जो होता है वो 70% होता है, सबसे ज्यादा, और HNO3 जो होता है वो कितना परसेंट होता है, 30% होता है। तो परीक्षा में सवाल पूछेगा कि सबसे ज्यादा मुख्य यानी कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन है, तो H2SO4 है, ये मुख्य कारण है। इन दोनों में अगर तुलना करेगा क्वेश्चन में तो टिक लगाइएगा H2SO4, क्योंकि ये देखिएगा इसकी मेजोरिटी ज्यादा है, 70% है, इसकी मेजोरिटी कम, यानी ये 30% है। अब ये दोनों का रेशियो पूछता है, अनुपात भी पूछा जाता है परीक्षा में कि बताइए इन दोनों का अनुपात कितना होगा, तो निकाल लीजिए 7:3, यानी 7:3 होता है। अब कहते हैं कि pH मान कितना होता है, pH वैल्यू क्या होता है इसका, pH वैल्यू क्या होता है, तो कहते हैं ग्रेटर देन नहीं, लेस देन, यानी कि लेस देन कितना होता है, 5.6। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस पर स्टार लगा दिया जाएगा। ठीक है, कहते हैं कि pH मान जो अम्ल वर्षा कितना होता है, 5.6 से कम होता है। ठीक है, चलिए अब कहते हैं इसके, अब कहा जाता है कि अम्ल वर्षा के जो सूचक है वो कौन है, अम्ल वर्षा के जो सूचक है यानी कि इंडिकेटर, अम्ल वर्षा को हम लोग SO2 प्रदूषण भी कहते हैं, आपको याद होगा, नहीं तो ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में ये भी सवाल आएगा कि निम्न में से SO2 प्रदूषण कौन है, तो अम्ल वर्षा है, भोपाल गैस ट्रेजेडी नहीं है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है, ये BOD नहीं, ये क्या है, SO2 प्रदूषण हमारा अम्ल वर्षा है। तो इसका सूचक कौन है, तो लाइकेन है, लाइकेन, और क्या है, मोस है, क्या है, मोस है। तो कहते हैं कि लाइकेन जो हमारा है ये इंडिपेंडेंट प्लांट है, यानी RH व्हिटेकर ने इसे किसी भी वर्ग में नहीं रखा, इसको सबसे अलग रखा। लाइकेन जो है हमारा ये इंडिपेंडेंट प्लांट है, लेकिन मोस हमारा क्या है, ब्रायोफाइट है, ये ब्रायोफाइट है, इसको ब्रायोफाइटा में रखा गया था। तो परीक्षा में सवाल हो सकता है ऐसे भी पूछ दे कि निम्न में से अम्ल वर्षा के सूचक कौन है, लाइकेन नहीं देगा, क्या दे देगा, मोस देगा, मोस भी नहीं दे दे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ऐसे करके दे, ग्रुप से पूछ दे, तो आपको याद रखना होगा ब्रायोफाइटा में मोस जो होता है, लीवर बट नहीं,
मोस जो होता है और लाइकेन जो होता है, ये दोनों दोनों, लाइकेन तो इंडिपेंडेंट है, ये किसी के अंदर नहीं आता है, लेकिन मोस आता है ब्रायोफाइटा में। तो मोस क्या करता है और लाइकेन क्या करता है, ये दोनों ही अम्ल वर्षा के सूचक है। अर्थात जहां जहां SO2 प्रदूषण का एरिया होगा, जिस क्षेत्र में SO2 प्रदूषण फैला हुआ है, उस जगह पर लाइकेन और मोस उगेगा नहीं, यानी लाइकेन और मोस की जो ग्रोथ होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी रिड्यूस ग्रोथ ऑफ लाइकेन एंड मोस इन SO2 पोल्यूटेड एरिया। कहते हैं कि जो SO2 प्रदूषित क्षेत्र है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड से प्रदूषित जगह है, या अम्ल वर्षा से ग्रसित, अम्ल वर्षा अगर हो रही है उस जगह पर, तो वहां पर लाइकेन और मोस नहीं उगेगा, जिससे हम लोग पहचान जाएंगे कि ये एरिया पूरा जो है SO2 पोल्यूटेड है। तो ये सूचक इंडिकेटर होता है। सूचक का क्या काम होता है? सूचना देना। क्या चीज का सूचना देना? कि अगर मान लिया जाए SO2 प्रदूषण कहीं पर है तो लाइकेन मोस नहीं होगा, और जहां लाइकेन मोस है समझो वहां पर SO2 प्रदूषण नहीं, यानी अम्ल वर्षा नहीं है। ओके, चलिए ठीक है। तो ये आप समझ गए, सारे क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे आपको बता दिया गया है। अब इसका इफेक्ट आपको बताते हैं कि क्या इफेक्ट इसका पड़ता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, और उसके बाद देखेंगे ओजोन डिप्लीशन। सारा चीज बड़े इस सेशन में बहुत सारा चीज को क्लियर करेंगे। चलिए, तो हम लोग देखते हैं इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, यानी कि इसका जो प्रभाव है वो क्या पड़ता है। तो सबसे पहला प्रभाव है कि मृदा एवं जल के अम्लता बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। मृदा और जल की अम्लता क्या होती है? बढ़ जाती है। दूसरा चीज क्या है कि हेरिटेज मोन्यूमेंट, कहते हैं हेरिटेज मोन्यूमेंट, यानी ऐतिहासिक जो किला है, जैसे कि अगर बोला जाए ताजमहल हो गया है ना। उसके बाद अगर हम मान लिया जाए बात करें क्या चीज, इसको क्या उसको बोलते हैं, रेड फोर्ट, यानी कि लाल किला हो गया। उसके बाद स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की बात करेंगे, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। तो ये सभी, इन सभी का जो है कलर चेंज हो गया, जिसे वैज्ञानिकों ने यानी इकोलॉजिस्ट ने नाम दिया लेप्रोसी, यानी स्टोन लेप्रोसी। लेप्रोसी आप समझते होंगे, जिसको कुष्ठ रोग कहते हैं ना। इस तरह से हाथ हो जाता, दे दे राम देने वाला सीताराम, इस तरह से घाव पूरा हो जाता है, टेढ़ हो जाता है। अब कहते हैं स्टोन लेप्रोसी जो होते हैं, स्टोन लेप्रोसी जो होता है, उसका अर्थ हुआ कि ताजमहल का जो कलर है वो चेंज हो चुका, रेड फोर्ट का जो कलर है वो चेंज हो चुका, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो न्यूयॉर्क में है उसका कलर क्या है, वो चेंज हो चुका। इन सभी को हेरिटेज मोन्यूमेंट कहा जाता है, जो SO2 प्रदूषण यानी कि अम्ल वर्षा के प्रभाव से ग्रसित हो चुका है। इसी को अदर वैज्ञानिक स्टोन कैंसर नाम देता है। स्टोन कैंसर यानी पत्थर का कैंसर भी नाम देता है। ओके, ठीक है, चलिए। तो अम्ल वर्षा हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, और भोपाल गैस ट्रेजेडी भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब दूसरा हम सेशन लेके आते हैं जिसका नाम है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसके बाद फिर हम चलेंगे लेकर के ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, ओके, चलिए। तो अब हम लोग देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की क्या बात होती है। हरित गृह प्रभाव जिसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट की अगर बात करेंगे तो ये कोई खराब चीज नहीं है, बहुत अच्छा चीज है। क्योंकि इस पृथ्वी पर अगर पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं रहे तो -18 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का तापमान रहेगा। इस तापमान में पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो जीवित नहीं रह सकेंगे, यानी लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट एट द अर्थ ड्यूरिंग -18 डिग्री सेल्सियस। यानी इतना डिग्री सेल्सियस के दौरान कोई भी लाइफ इस पृथ्वी पर नहीं बच सकेगा। इसीलिए 15 डिग्री सेल्सियस तापमान होना पृथ्वी का जरूरी है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही होता है। तो 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पृथ्वी का रहेगा तो पृथ्वी पर रहने वाले सारे जीव बढ़िया से जीवित रहेंगे। लेकिन अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं हुआ तो -18 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का तापमान रहेगा, जिससे पृथ्वी पर लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकता। तो हम कहेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, ये लाइफ के लिए फायदेमंद है, बेनिफिशियल है। ओके, चलिए, तो हम लोग इसको अब डील करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या। तो कहते हैं कि पृथ्वी एवं वायुमंडल के तापमान में वृद्धि को
ग्रीन या शॉर्टकट में लिखेगा GHE यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ओके। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो वायुमंडल और कहाँ, पृथ्वी पर, वायुमंडल और पृथ्वी में के तापमान में क्या होगा, वृद्धि होगा, उसी को GHE कहते हैं। ठीक है, चलिए अब कहते हैं क्या, इसमें हम लोग चेक करेंगे कि CO2 जो होता है, CO2 प्रदूषक नहीं है। क्या है? प्रदूषक नहीं है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि निम्न में से कौन सा गैस प्रदूषक नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ये PYQ है कि निम्न में से कौन सा गैस प्रदूषक नहीं। तो CO2 प्रदूषक नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इन्वायरमेंट में ये क्या करता है, प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है ये आपका एयर पोल्यूटेड यानी वायु प्रदूषक कहा जाता है, लेकिन CO2 को नहीं कहा जाता। तो ये ऑब्जेक्टिव आप कवर कर लीजिएगा माइंड में। अब कहते हैं दूसरी बात ये है कि ग्रीन हाउस जो गैस होते हैं वो कौन होते हैं। तुमसे पूछा जाएगा ग्रीन हाउस गैस जो होते हैं मुख्य रूप से CH4 और कौन होते हैं, CH4 एवं CO2 होता है। तो CH4 और CO2 ये मुख्य गैस है। ये भी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, मुख्य गैस हो गया। परीक्षा में सवाल आएगा ग्रीन हाउस गैस यानी मेन यानी कि मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन है, तो CH4 और CO2 है। ये क्वेश्चंस आपका पूछा जा चुका है, ये भी PYQ है, इसको याद रखिएगा। अब कहते हैं कि बताइए ग्रीन हाउस गैस और भी कुछ है क्या, ग्रीन हाउस गैस और भी कुछ है क्या। अच्छा, एक सिंपल तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट बता दें, समझिए। जैसे कि मान लिया जाए कि एक कांच का बना हुआ घर है, या चलिए कांच में ले लीजिए, एक कार है। आप उस कार में क्या करते हैं कि गर्मी के दिनों में ट्रेवल कर रहे हैं, तो कार का AC बंद करके आप कार को कहीं पार्क कर देते हैं। 1-2-3 घंटे के बाद फिर उस कार को क्या करते हैं, कार में जाते हैं बैठने के लिए। तो जैसे उसका गेट आप खोलते हैं तो वो कार अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। तो इसलिए कहता है कि जरा 5 मिनट बाहर रहिए, AC चला देते हैं। जब टेम्परेचर पूरा ठंडा वातावरण वहाँ बन जाएगा कार के अंदर, तो आप लोग अंदर घुस के बैठ के सफ़र करते हैं। तो जैसे ही आप गेट खोलते हैं तो क्या होता है, जैसे ही आप गेट खोलते हैं तो गर्म गर्म हवा निकलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हुआ कि कार का जो कांच है वो क्या कर रहा है कि प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर रहा है, लेकिन बाहर नहीं कर रहा। क्या कर रहा है? बाहर नहीं कर रहा। प्रकाश की किरण जब अंदर आ रही है तो कार का शीशा एब्जॉर्ब कर रहा है, और एब्जॉर्ब करके अंदर उसकी गर्मी को फैला दिया, हीटिंग कर दिया, लेकिन अंदर से जो गर्मी है वो बाहर नहीं निकल रहा। तो कार क्या कर रहा है, दिन प्रतिदिन यानी कि समय में समय पूरा गर्म हो रहा है। और गर्म जब हो रहा है तो इसी इफेक्ट को कहते हैं यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब कहते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होते हैं उसके मुख्य कारण क्या होते हैं, उसको हम पहले लिख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जो इस बार छापेगा 2024 के लिए। कहते हैं कि हरित गृह प्रभाव में जिम्मेदार यानी कि सीधा लिखे हरित गृह प्रवाह का कारण। अगर गैस पूछेगा CH4 CO2 का कारण जो पूछेगा तो इंफ्रारेड यानी अवरक्त प्रकाश जिसको इंफ्रारेड लाइट हम लोग कहते हैं, अवरक्त प्रकाश। तो सूर्य की रोशनी जब पड़ती है कांच पर, कांच उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन कांच अपने गर्मी को वापस इस्केप यानी बाहर नहीं कर पाता। इसी वजह से कांच गर्म हो जाता है। जब गर्म हो जाता है तो इसी प्रभाव को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रीन हाउस गैस और उसका परसेंटेज। फिर एक डायग्राम बताइए हरितगृह प्रवाह का, एक ग्राफ है, उस ग्राफ से आप समझिएगा। चलिए, तो उस ग्राफ को हम लोग चेक करते हैं बढ़िया से। पहले कहते हैं कि हरितगृह ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है। सबसे पहला जो गैस है उसका नाम है CO2, जिसका परसेंटेज 60% यानी मैक्सिमम, सबसे ज्यादा। दूसरा है आपके पास CH4 जिसको बोलते हैं मीथेन। तो CH4 यानी कि मीथेन का जो परसेंटेज है वो 20% है, यानी कि CO2 से बहुत ही कम है। तीसरा है CFC जो है 14% है, CFC 14%। उसके बाद है N2O
यानी कि N2O इसका जो परसेंटेज है वो कितना है 6%। तो सब मिला कितना हो गया 60%, यानी कि 100% हो गया। 20 और 14 कितना हो गया 34, 34 और 6 कितना हो गया, यानी कि आप 40, 40 और 60 कितना हो गया 100। यानी कि पूछा जा रहा सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, तो CO2 का। ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि ग्रीन हाउस गैस निम्न में से ज्यादा कौन रहा, यानी कि ग्रीन हाउस गैस कौन सा है जिसकी सांद्रता ज्यादा होती है, तो 60% CO2 की होती है। उससे कम किसका होता है CH4 का, उससे कम किसका होता है CFC का, उससे कम किसका होता है N2O का। तो ये इस तरह से पूछ भी सकता है, बढ़ते हुए क्रम में घटते हुए क्रम में पूछेगा। जैसे कि CO2 का पहले ज्यादा होगा, उसके बाद CH4 का होगा, उसके बाद CFC का होगा, उसके बाद क्या होगा ज्यादा N2O का होगा। तो हो सकता है उल्टा पुल्टा कर दे, CH4 कर दे, CO2 कर दे, N2O कर दे या CFC कर दे, यानी उल्टा पुल्टा करके पूछेगा। अब बोलेगा कौन सा सीरीज निम्न में से सही है। तो ये भी क्वेश्चंस आपका पूछा जा चुका है, ये भी PYQ है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग डील करते हैं। ग्रीन हाउस गैस हो गया आपका कंप्लीट। अब इसका एक डायग्राम है, उस डायग्राम को बता देते हैं, उसके बाद फिर आगे आप लोग देखिएगा। जैसे कि एक सील्ड है यहाँ पर बना हुआ, ठीक है, ये सील्ड है इस तरह से, ये सील्ड इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से देखिएगा, इस तरह से ये सील्ड बना हुआ है। ये जो है ये ग्रीन हाउस है, ये ग्रीन हाउस है। यानी कि आप देखेंगे ना बाढ़ बख्तियारपुर के साइड पटना रूट में जाइएगा, बाढ़ बख्तियारपुर के बगल में देखिएगा एक कांच का बना हुआ रहता है, एक प्लास्टिक का एक बना हुआ रहता है, अंदर में पौधा लगाता है। तो देखिएगा कि गर्म जब हो जाता है, बाहर से जब गर्मी उस पर पड़ती है, सूर्य की किरणें, तो अवशोषित कर लेता है, लेकिन अंदर से वो बाहर गर्मी जाने नहीं देता है। उसी को हरितगृह प्रवाह कहते हैं। तो कहते हैं क्या, वो आ रहा है लाइट इंफ्रारेड आ रहा है, और बहुत ही कम मात्रा में स्केप हो रहा, बहुत ही कम मात्रा में, कभी कभी स्केप हो रहा, ले रहा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर आ रही है और वायुमंडल पर आ रही है, तो वायुमंडल गर्म नहीं हो रहा, लेकिन पृथ्वी क्या कर रहा है, उस प्रकाश को अवशोषित कर रहा और बाहर उस गर्मी को नहीं कर रहा। इस कारण से पृथ्वी का जो हीटिंग पावर है, यानी कि पृथ्वी जो धीरे धीरे गर्म हो जाती है। तो पृथ्वी का गर्म होना ही कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। और पृथ्वी जब हद से ज्यादा गर्म हो जाती है तो उसको कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए, तो ये स्केप क्या होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम ही क्या करता है, स्केप होता है। तो यही ग्राफ दिखाता है कि ये जो हमारा इंफ्रारेड लाइट है, इंफ्रारेड जो है कि लाइट है, इस पर आ रहा है, लेकिन स्केप यानी कि बहुत कम क्या कर रहा है, भाग रहा है। जैसे प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर आया, ठीक है, पृथ्वी की मोटी सतह होती है उस पर आया, और वो वापस चला जाए तो क्या होगा, पृथ्वी गर्म नहीं होगा। लेकिन पृथ्वी को गर्म होना है, क्यों होना है भाई, कि अगर पृथ्वी गर्म नहीं होगा तो -18 डिग्री सेल्सियस रहेगा तापमान, और इतना तापमान पर लाइफ कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता। इसीलिए पृथ्वी का तापमान मिनिमम होना चाहिए 15 डिग्री सेल्सियस, जिसके कारण पृथ्वी पर सारे लाइफ सरवाइव कर सकते हैं। इसीलिए ये स्केप नहीं करता है। क्या स्केप नहीं करता है, तो अवरक्त प्रकाश इंफ्रारेड से उत्पन्न होने वाले ऊष्मा को पृथ्वी की जो मोटी परत है, ये जो ग्रीन हाउस कहते हैं, ये मोटी परत क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। किसको, ग्रीन हाउस गैस को। ग्रीन हाउस गैस को जब अवशोषित कर लेता है तो पृथ्वी का एवरेज तापमान 15 डिग्री सेल्सियस हो जाते हैं, जिस पर बहुत सारे छोटे छोटे जीव, बड़े बड़े जीव, ये सब जीवन यापन करना शुरू कर देते हैं। ओके, चलिए ठीक। अब देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, फिर ग्लोबल वार्मिंग को किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है, ये सब चीज को आप जानिए। और ये भी बताएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, और ओजोन लेयर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, सब चीज बताएंगे। देखिए, तो अब देखिएगा ग्लोबल वार्मिंग की बात करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का हिंदी होता है वैश्विक तापमान। वैश्विक तापमान, ग्लोबल वर्ड का मतलब होता है पृथ्वी। तो कहते हैं कि पृथ्वी का तापमान सामान्यता से अधिक हो जाता है, जो नॉर्मल होता है उससे, जैसे 15 डिग्री सेल्सियस, उससे और ज्यादा हो जाता है, तो इसे अधिक हो जाए, तो इसे
वैश्विक तापमान कहते हैं, वैश्विक तापमान कहते हैं। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा कि पृथ्वी का तापमान सामान्यता से अधिक हो जाता है तो इसे वैश्विक तापमान कहते हैं। ठीक है, ओके। जैसे पृथ्वी का जो तापमान है हम यहाँ पर लिखेंगे कि -18 डिग्री सेल्सियस तापमान पृथ्वी का है। पृथ्वी का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस तापमान है बिना GHE की यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के। अब कहते हैं कि 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पृथ्वी का GHE के कारण है। ठीक है, लेकिन यहां पर लाइफ नहीं आएगा, लाइफ नहीं संभव है, और यहां पर क्या है, लाइफ संभव है। लाइफ क्या है, संभव है। ठीक है, ओके। अब कहते हैं कि 20 सेंचुरीज में 20 सेंचुरी में यानी कि 20वीं शताब्दी में 6 डिग्री सेल्सियस तापमान पृथ्वी का बढ़ा। ठीक है, लेकिन 20 सेंचुरी में सी लेवल माने समुद्री स्तर, समुद्र के स्तर का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। तो परीक्षा में ये पूछे जाते हैं कि 20वीं सदी में समुद्र का जो स्तर था उसका टेम्परेचर कितना बढ़ा था, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, और 20वीं शताब्दी में पृथ्वी का तापमान यानी पृथ्वी का तापमान कितना बढ़ा था, 6 डिग्री सेल्सियस। तो ये 20वीं शताब्दी की बात होती है। ये सारे क्वेश्चन आप बढ़िया से याद रखेंगे। ओके, चलिए ठीक है। तो ये सभी ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट हम लोग डील करेंगे जो काफी खतरनाक है टर्म, जिसको कहते हैं कंट्रोल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके नियंत्रण को या इसका नियंत्रण कैसे किया जाता है। तो कहते हैं कि इसको आप कंट्रोल कैसे कीजिएगा। सबसे बड़ी बात है कि इसका कंट्रोल आप कैसे कीजिएगा। नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे कुछ टर्म है, जैसे कि आपको जीवाश्म ईंधन को नहीं जलाना होगा, है ना, जीवाश्म ईंधन को नहीं जलाना होगा। दूसरी बात ये है कि आपको क्या करना होगा कि पेड़ पौधे की कटाई, जिसको कहते हैं डिफोरेस्टेशन, को रोकना होगा, है ना, यानी कि वनों की कटाई को रोकना होगा। दूसरी बात ये है कि कह सकते हैं पॉलीथीन यानी प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल नहीं करना होगा। ये सारी चीज है। उसके बाद इंटरनेशनल जो है कि कह सकते हैं इंटरनेशनल इनोवेशन करवाना होगा, मीटिंग करवाना होगा। यहाँ देखिएगा, सबसे पहला बात ये है कि जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग करके करेगा, लेकिन कम करेगा, कम उपयोग करके। उसके बाद वृक्षों की कटाई रोक कर। उसके बाद तीसरा है जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीथीन या प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करके, यानी पॉलीथीन या प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करके, क्योंकि ये सारे पृथ्वी के तापमान को हद से ज्यादा, जब ये गर्म होगा तो पृथ्वी का तापमान भी बढ़ेगा। अब कहते हैं जीवाश्म ईंधन को जब आप जलाते हैं तो क्या होता है कि वो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाता है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन में लकड़ी हो गया, लकड़ी वगैरह क्या करता है कि CO2 को एब्जॉर्ब करता है। लकड़ी यानी कि प्लांट जब रहेगा तो CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। तो CO2 का कंसंट्रेशन अगर वायुमंडल में नहीं बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो है कि ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगा। आप कहते हैं वृक्षों की कटाई को रोककर, अगर आप वृक्ष को काट देते हैं तो CO2 को एब्जॉर्ब कौन करेगा। जब CO2 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे तो आपके घर में या आपके आसपास घूमेगा ही, तो उस जगह को पूरा वो गर्म कर देगा। पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। तो ऐसे भी देख लीजिए, पॉलीथीन को 5 मिनट धूप में रख दीजिए, उसके बाद छुइए, बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा। तो पृथ्वी का क्या दशा होता होगा। तो पृथ्वी जब हीट हो जाती है क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी क्या करता है कि गर्माहट को क्या करता है, स्केप नहीं कर पाता, यानी कि छोड़ नहीं पाता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। मोटी परत होती है पृथ्वी का ऊपर वाला, वो अवशोषित कर लेता है। अवशोषित जब कर लेता है तो कह सकते हैं कि धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, वही अवशोषण क्षेत्र अगर बढ़ते जाएगा तो पृथ्वी बहुत हीट हो जाएगी और उसे ग्लोबल वार्मिंग नाम देगा। तो ये सारी चीज करो। उसके बाद इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल
इनिशिएटिव यानी इंटरनेशनल इनिशिएटिव यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग करवाओ, यानी अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग जिसको हम लोग कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग करवाइए ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, जिसमें ये सारी चीज़ों को बताया जाए कि भाई ये नहीं करो वो ना करो, है ना, ये सब चीज़ को कवर करना होगा। दूसरी बात ये आपको जानना होगा कि ये सारे टर्म जानने के बाद कंट्रोल कैसे करेंगे। उसके बाद दो मेथड दिया हुआ है जिसको कहते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जनरली यूज हुआ है जापान से, ठीक है, ओके, देखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल ये क्या करता है, जापान से शुरू हुआ, जापान से। अब कहते हैं 1997 में ये जो है लागू हुआ था, कहाँ पर, जापान में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वैश्विक तापमान को नियंत्रित करना, वैश्विक तापमान को नियंत्रित करना, यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वैश्विक तापमान को नियंत्रित करना। क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए है, तो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए है। ये कहाँ शुरू हुआ था, जापान से शुरू हुआ है। कब शुरू हुआ, 1997 में। और क्या कहा गया कि 1990 में जो है 2008 से लेकर के 2012 तक जो है 5% यानी कि 5% जो है ग्रीन हाउस, ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होना चाहिए, कंट्रोल हो जाना चाहिए। यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल जापान से इनिशिएट हुआ था, शुरू हुआ था 1997 में, और ये 1997 में यानी कि एक्टिव हुआ था। कहा गया था कि 1990 से जो भी ग्लोबल वार्मिंग हुआ है 2008 और 2012 तक 5% ही आप लोग कम करके दिखाइए। यानी जापान में ये जब रूल लागू हुआ तो सभी लोगों को बताया गया, उस जगह सभी व्यक्ति को बताया गया कि आप ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल 2008 से 2012 तक कंट्रोल करिए। आप कितना कंट्रोल कीजिए, तो 5% ही करके दिखाइए, ठीक है, ओके। चलिए, तो उसके बाद एक और मेथड आया जिसको कहते हैं कि 2000, ये सारे मेथड को आप याद रखिए, किसके, ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, ओके, चलिए ठीक, इसको याद रखिएगा। अब आपके पास लेके आते हैं ओजोन डिप्लीशन, ये कंप्लीट हो गया, जिसका नाम था क्या कहते हैं, जिसका नाम आपका क्या था, कंट्रोल में एक और लिख दीजिएगा सीएनजी के बारे में वगैरह ये सब चीज। चलिए, तो अब देखते हैं केस स्टडी ऑफ दिल्ली, जिसको बोलते हैं कंट्रोलिंग वेहिकुलर एयर पोल्यूशन। कहते हैं कि दिल्ली का जो है, नहीं समझे, दिल्ली का जो अध्ययन करना है, यानी कहा जाता है कि वायु प्रदूषण, यानी कि वायु प्रदूषण का नियंत्रण, यानी कि दिल्ली के बारे में अध्ययन, वायु प्रदूषण से संबंधित जो जानकारी है वो दिल्ली से हम लोग क्या करेंगे, दिल्ली के बारे में जानेंगे। जैसे कि दिल्ली जो है भारत का राजधानी है, इंडिया का जो है कि भारत का क्या राजधानी है, तो भारत का राजधानी हमारा कौन है, दिल्ली हो गया, ठीक है। तो कहते हैं दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है, यह कह सकते हैं कि जितने भी पोल्यूशन है, वायु प्रदूषण छोड़िए, जितने भी पोल्यूशन है सबसे ज्यादा जो है कि दिल्ली में होता है। और दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर उसको माना गया है। कहा जाता है कि 1990 में 41 प्रदूषित कंट्री है, ठीक है, कंट्री था, 41 प्रदूषित कंट्री था, जिसमें दिल्ली का कितना रैंक था, जिसमें दिल्ली का जो है, दिल्ली का 4th रैंक था। कितना रैंक था, 4th रैंक था। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 41 में से दिल्ली का 4था रैंक था, कब, 1990 में। सोच लो कितना बड़ा बात है। यानी कि 1990 ईस्वी में जो है एक डाटा निकाला गया, तो 41 प्रदूषित कंट्री का नाम आया। कंट्री, शहर की बात नहीं हो रही, कंट्री, देश की बात हो रही। उसमें से दिल्ली का जो पोजीशन था वो 4था था, यानी कि 4th रैंक था दिल्ली का। सोच लो, 4th रैंक बने
बहुत ज्यादा प्रदूषित एरिया था। कारण क्या था, क्या कारण है, व्हाई इतनी प्रदूषण यहाँ पर क्यों है? यानी दिल्ली का रैंक 1990 में चौथा रैंक आया प्रदूषित मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, जिसको कहा जाता है मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। पोल्यूटेड सिटी दिल्ली जो है मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज है। कब? 1990 में, जिसको चौथा रैंक मिला था। ठीक है, ओके, ये अच्छी बात नहीं, चौथा रैंक में बहुत ज्यादा अब प्रदूषित हो चुका है ये शहर पूरा। वाई क्यों? कहते हैं कि गुजरात एंड वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल और गुजरात, यानी दिल्ली में कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल और गुजरात से सबसे ज्यादा अगर कार चलता है कहीं पर तो दिल्ली में चलता है, और दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा कार अगर कहीं चल रही है अभी प्रेजेंट टाइम में तो गुजरात और वेस्ट बंगाल में। पश्चिम बंगाल और गुजरात में दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा कार और बस यहाँ पर चलता है। ठीक है, ओके, तो ये भी आपका जो है कि मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज है इंडिया में, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो दिल्ली चौथा रैंक है। चलिए ठीक है, अब कहा जाता है कि एक अपील निकाला गया जिसको बोलते हैं आईपीएल। कहते दिल्ली के लोग जो है वायु प्रदूषित से मर रहे थे, ग्रसित हो रहे थे वायु प्रदूषण से, इतना ज्यादा कार बस वगैरह चल रहा था, तो बहुत वहाँ के लोग, सभी तमाम लोग जो है कि काफी डेंजरस इफेक्ट का जो है कि सामना करना सबको पड़ रहा था। तो उसके द्वारा देखा गया कि चलो भाई, लोगों के द्वारा अपील किया गया हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में क्या किया, अपील किया, ये जिसको बोला जाता है क्या उसको बोलते हैं, पीआईएल, पीआईएल बोलते हैं उसको, पीआईएल। तो कहते हैं कि पीपुल लिटिगेशन, पीपुल जो है लिटिगेशन लगाया अपील के तहत हाई कोर्ट में अपील किया, पीआईएल के तहत हाई कोर्ट में अपील किया। तो हाई कोर्ट का क्या आदेश आया, हाई कोर्ट का क्या आदेश आया कि 2002 तक सभी वाहन में सीएनजी का इस्तेमाल होना चाहिए, यानी कि पेट्रोल और डीजल के जगह पर, पेट्रोल एंड डीजल की जगह पर सीएनजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो अभी तो दिल्ली में क्या हुआ कि 2002 तक, यानी 1997 से लेकर के 2002 तक में सभी मोटर वाहन में अभी भी क्या हो रहा है, सीएनजी का इस्तेमाल हो रहा है। किसके जगह पर? पेट्रोल और डीजल के जगह पर। तो हम कह सकते हैं कि ये हाईकोर्ट का आदेश आया जो 2002 तक सभी वाहन जो है सीएनजी से युक्त हो गए, यानी किसी में भी पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सीएनजी ही वहां पर यूज होने लगा। सीएनजी जब वहां शुरू हुआ तो बिहार में, यानी पटना में भी सीएनजी आया, फिर वेस्ट बंगाल में आया, फिर गुजरात में आया, यानी शुरुआत हुआ था दिल्ली से। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये सब एक बार फिर से दोहराते हैं। वाहन वायु प्रदूषण का नियंत्रण या केस स्टडी ऑफ दिल्ली। सबसे ज्यादा वाहन जो है कि चलता है दिल्ली में, पूरे भारत में अगर बोला जाए सबसे ज्यादा मोटर कार वाहन सबसे ज्यादा चलता है दिल्ली में, और दिल्ली में वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है कार से, बस से। इसीलिए उसके लिए एक टर्म दिया गया, कंट्रोलिंग वेहिकुलर एयर पोल्यूशन, यानी वाहन से होने वाले वायु प्रदूषण का नियंत्रण कैसे करेंगे। तो 1990 में जो है 41 प्रदूषित ये देश का जो है सूची तैयार हुई, जिसमें दिल्ली का चौथा रैंक आया, जो कि मोस्ट पोल्यूटेड सिटी के नाम से फेमस हुआ। अब कहते हैं कि भाई क्यों होता है इतना ज्यादा प्रदूषण यहाँ पर? क्योंकि वहां पर कार और बस ज्यादा चलती है, कार और बस उससे ज्यादा, अगर उससे थोड़ा सा कम चलता है तो गुजरात और वेस्ट बंगाल में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा कार और बस कहाँ चलती है, तो गुजरात और वेस्ट बंगाल में। उसके बाद पूछेगा क्वेश्चंस कि वहां दिल्ली के निवासी या दिल्ली के लोग हाई कोर्ट में क्या अपील किया, तो पीआईएल के तहत अपील किया कि वायु प्रदूषण ज्यादा हो रही है दिल्ली में, तो हम लोग को इफेक्ट पड़ रहा, काफी लोग मर भी रहे थे दम्मा से, एम्फाइसीमस वगैरह वगैरह। आप कहते हैं हाई कोर्ट का एक आदेश आया, और उस आदेश में ये कहा गया कि 2002 तक दिल्ली में जितने भी मोटर वाहन चल रही है उसमें पेट्रोल और डीजल के जगह पर सीएनजी का यूज होना चाहिए, तो चाहिए। ओके, चलिए ठीक। आप कहते हैं सीएनजी क्या है, तो सीएनजी क्या है, नेचुरल कंप्रेस्ड गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस, एक ऐसा गैस जो पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा बहुत ही अच्छा होता है और वायु प्रदूषण को रोकता है, और साउंड पोल्यूशन को भी रोकता है, क्योंकि साउंड भी एक क्या है, वायु प्रदूषक है। 1987 में कहा गया था, याद रखिएगा। चलिए ठीक।
तो इस तरह से हम आपको जो है क्या उसको कहा जाता है, दिल्ली का केस स्टडी आपको बता दिए। एक टर्म आता है कि जिसको कहते हैं हम लोग यूरो थर्ड जिसको कहा जाता है। एक आता है बीएस सेकेंड, यानी कि बीएस सेकेंड जिसको कहा जाता है भारत स्टेज इसको कहा जाता है। और यूरो का मतलब होता है यूरोपियन। कहते हैं कि इसके तहत सल्फर और यानी कि पेट्रोल में जो होता है, यानी कि सल्फर जो होता है वो पेट्रोल में, और क्या होता है डीजल में। पेट्रोल और डीजल में जो सल्फर होता है, और क्या होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन यानी कि जिसमें नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है। कहते हैं कि यूरो सेकेंड के अनुसार यूरोप में जो है बहुत कम उसके पेट्रोल में, उसके डीजल में सल्फर होता है ना। और भारत सेकेंड स्टेज में क्या होता है, भारत में इतनी ज़्यादा आबादी है तो भारत में सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल यूज किया जाता है जिसमें सल्फर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का भी कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से पूरा इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है, तो एमिशन, एक एमिशन स्टैंडर्ड एमिशन मेजरमेंट, यानी कि मोटर वाहन में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल डीजल में कितना सल्फर है, कितना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, उसका कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए यूरो थर्ड और यूरो सेकेंड एक नियम लागू किया जाता है, ठीक है। ओके, चलिए, तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। तो सबसे कम कहां पर होगा पेट्रोल डीजल भारत की अपेक्षा, तो यूरोप में, जो जहां पर सल्फर उसमें कम मिलता है। चलिए, तो अब आपके पास आते हैं लेकर के जिसका नाम है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन एक वर्ड है, ओजोन डिप्लीशन हो गया, यानी कि ओजोन अपक्षय। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको करवा देंगे बढ़िया से, लघुत्तरी निरुत्तरीय भी। कहते हैं ये 2016 में पूछा गया था, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है। 2016 में और 2021 में भी पूछा गया था। अब कहते हैं कि ये क्या है, तो कहा जाता है कि जो गुड ओजोन होते हैं उसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, तो वायुमंडल का परत है, वायुमंडल का क्या है, परत है, ठीक है। ओके, जो बैड ओजोन होते हैं उसका नाम क्या है, टोपोस्फेयर। कहते हैं कि ये क्या करता है, ये केमिकल बीड है। केमिकल बीड मैंने समझते हैं, एक रासायनिक खरपतवार है, यानी ये आपको पराबैंगनी किरणों से नहीं बचाएगा, और ये क्या करेगा, सुरक्षा देगा, आपको सुरक्षा देगा किससे, यूवी किरणें से। तो यूवी किरण से बचाता कौन है, स्ट्रेटोस्फेयर, यानी पृथ्वी पर आने नहीं देता, इसलिए इसको कहा जाता है गुड ओजोन। और ट्रोपोस्फेयर क्या करता है, पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को आने देता है, इसलिए इसको कहते हैं बैड ओजोन। और ये क्या है, केमिकल वीड है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए, तो इसके अलावा और भी जानेंगे, जैसे कि आपको बोला जाएगा ये क्या उसको बोलते हैं, डॉब्सन यूनिट, जिसको बोलते हैं DU, डॉब्सन यूनिट। तो कहते हैं कि ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, ओजोन परत की मोटाई से मापी जाती है, मोटाई मापा जाता है। परीक्षा में पूछेगा कि ओजोन परत की जो मोटाई किसमें मापी जाती है, तो डॉब्सन यूनिट में। कहते हैं 1 DU बराबर होता है 1 क्या उसको बोलते हैं, PPM, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। PPB यानी PPM होता है, पार्ट्स पर मिलियन इसको हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस को यहाँ पर स्टार लगा दी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, चलिए, तो अब देखते, कहते हैं ओडीएस क्या है, ओडीएस जिसको बोलते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांस, यानी कि कौन से ऐसे पदार्थ हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे पदार्थ है कि ओजोन डिप्लीशन के लिए कारक बनता है। तो CFC होता है मुख्य रूप से,
उसके बाद N2O होता है यानी CFC हो गया, N2O होगा, CCl4 हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। तो कहते हैं CFC माना जाता है मुख्य, यानी ये मुख्य होता है ना। परीक्षा में जब भी पूछेगा कि ओजोन अपक्षय के लिए मुख्य पदार्थ कौन है, तो बोलिएगा CFC, और सी कार्बन टेट्राक्लोराइड बाद में, N2O आपका बाद में। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपको याद रखना। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे कि ओजोन अपक्षय, ओजोन डिप्लीशन कहाँ होता है। तो कहते हैं कि ओजोन अपक्षय जो होता है वो कहाँ पर होता है, अंटार्कटिका के ऊपर होता है, अंटार्कटिका के ऊपर होता है। क्यों, परीक्षा में पूछेगा क्यों, क्योंकि इसका परत पतला होता है। क्या होता है, पतला होता है। तो थोड़ा सा भी यूवी किरण गया तो छेद कर देगा और बाहर वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो आज की सेशन में और ये इस आज की क्लास में हम ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड इतना टॉपिक आपको डील किए। फिर नेक्स्ट सेशन में हम आपको जो है कि फिर लेकर के आएंगे ओजोन परत के बारे में बहुत सारी जानकारी, और उससे क्या इफेक्ट पड़ता है ये सब देखिए नेक्स्ट। और नेक्स्ट सेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, और जल्द से जल्द इन सारे टॉपिक को कवर करते चले जाएं, रिपीट करते जाएं, पॉज करते जाएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल हम देखेंगे नेक्स्ट। ओके।